गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट चल रही थी अपनी, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट। और उसमें हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था सिस्टम की प्रॉपर्टीज और सिस्टम के फंक्शन है वो हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद में आज का अपना टॉपिक रहेगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के टाइप, यानी उष्मागतिकी प्रक्रम है वो कितने प्रकार के होते हैं। 5-6 प्रकार के रहेंगे उष्मागतिकी प्रक्रम अपने। देखिए इसमें सबसे पहले तो हम इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। तो इसमें आएगा कि कोई भी सिस्टम है वो जब एक स्टेट से अनोदर स्टेट में दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है तब हम कहेंगे कि यहाँ पे एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या उष्मागतिकी प्रक्रम हुआ है। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में जब कोई भी सिस्टम है वो अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तब हम कहेंगे कि वहां पे क्या हुआ है, कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो वहां पे संपन्न हुई है। आगे समझ में प्रोसेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि सिस्टम जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आता है तो वहां पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या उस क्रिया को थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहा जाता है। नीचे लिखेंगे हम कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो कई प्रकार की होती है, उन सभी का हम एक एक करके पढ़ेंगे सभी को। फर्स्ट जो रहेगी टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वो रहेगी यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस। हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, समतापी प्रक्रम। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापी प्रक्रम। इसमें क्या आएगा कि समतापी प्रक्रम वह प्रक्रम जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आ रहा हो उस दौरान यदि सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहता हो, कांस्टेंट रहता हो, तब हम बोलेंगे कि वो प्रक्रम कैसा है, समतापी प्रक्रम है। या इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर या स्थिर ताप पर संपन्न होने वाला प्रक्रम समतापी प्रक्रम कहलाता है। यानी सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आते समय यदि अपने टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करता है, टेम्परेचर जैसा था दूसरी स्टेट में भी वही टेम्परेचर रखता है, तब हम कहेंगे कि समतापी प्रक्रम संपन्न हो रहा है। इसके लिए टी कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो दोनों अवस्थाओं के टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गया है सिस्टम तो दोनों स्टेट, पहली स्टेट और दूसरी स्टेट का टेम्परेचर सेम रहेगा तो दोनों स्टेट के टेम्परेचर में डिफरेंस डेल्टी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे जीरो आएगी। ठीक है। दूसरे इसमें क्या आएगा कि जो समतापी प्रक्रम होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, उसमें सिस्टम है वो अपने सराउंडिंग से क्या कर सकता है, टेम्परेचर ले भी सकता है और टेम्परेचर उसको दे भी सकता है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि जो इसमें टेम्परेचर किसके रूप में लिया दिया जाएगा, हीट के रूप में, यानी उष्मा का परिवेश के साथ में एक्सचेंज होता रहता है। समतापी अपना जो सिस्टम अपना टेम्परेचर कांस्टेंट या नियत बनाए रखने के लिए अपने सराउंडिंग के साथ में हीट या उष्मा का एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज करेगा तभी तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। यदि उसका टेम्परेचर कम होता दिख रहा उसका तो क्या करेगा, अपने सराउंडिंग से अपने बाहर से क्या ले लेगा, उष्मा ले लेगा तो टेम्परेचर क्या रह जाएगा, रिमेन कांस्टेंट बना रहेगा। हीट टेम्परेचर कम या ज्यादा करने के लिए उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हीट की आवश्यकता पड़ेगी। लेगा किससे, सराउंडिंग्स। तो इसमें सेकंड क्या आ जाएगा कि अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए जो सिस्टम होता है वो समतापी प्रक्रम में अपने सराउंडिंग के साथ में हीट का एक्सचेंज कर सकता है। आगे समझ में थर्ड आ जाएगी कि समतापी प्रक्रम संपन्न करवाने के लिए सिस्टम को आइसोथर्मल बोले या आइसोस्टेट्स किसी समतापी में रखा जाता है। आइसोथर्मल प्रक्रम संपन्न करवाने के लिए सिस्टम को आइसोथर्म या किसी समतापी में रखा जाता है। ठीक है, समतापी में रखा जाए। उसके बाद में आते हैं कि समतापी प्रक्रम है उनमें आदर्श गैस के लिए क्या आता है, फॉर आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। जो आदर्श गैसें होती हैं उनके लिए
समतापी प्रक्रम में उनकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी जीरो रहेगा हमेशा, और उनमें एंथैल्पी में परिवर्तन भी क्या होगा, जीरो रहेगा। तो समतापी प्रक्रम में आदर्श गैसों के लिए डेल ई भी जीरो रहेगा, यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी जीरो रहेगा, और एंथैल्पी में परिवर्तन है वो भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जितने भी ये फेज ट्रांजिशन होते हैं, फेज ट्रांजिशन यानी प्रावस्था संक्रमण जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, आइसोथर्मल। एक फेज से दूसरी फेज में जो ट्रांजिशन होता है, प्रावस्था संक्रमण जितने वो सारे के सारे आइसोथर्मल होते हैं, लेकिन इनके लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और एंथैल्पी में परिवर्तन है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। जरूरी नहीं टेम्परेचर कांस्टेंट और डेल्टा जीरो तो ये जीरो ही रहे। आइडियल गैस के लिए तो ये जीरो रहेंगे जब आइडियल गैस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है, और जितने भी फेज ट्रांजिशन होते हैं प्रावस्था संक्रमण वो सारे के सारे आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, यानी उनके दौरान सिस्टम का टेम्परेचर सेम बना रहता है, लेकिन इनके लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और एंथैल्पी में परिवर्तन है वो जीरो के इक्वल नहीं होते हैं। ये सब लिखा जाएगा इसके अंदर, कहाँ पे, आइसोथर्मल प्रोसेस में। ये रहेगा यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, सेकेंड प्रोसेस रहेगी अपनी आइसोबारिक प्रोसेस, हिंदी में हम इसको बोलेंगे समदाबी प्रक्रम, आइसोबारिक प्रोसेस या समदाबी प्रक्रम। इसके लिए क्या रहेगा कि वे प्रोसेस जो स्थिर दाब पे या कांस्टेंट प्रेशर पे संपन्न करवाए जाते हैं उन्हें समदाबी प्रक्रम बोलेंगे। अब इसमें दिख रहा है समदाबी का मतलब दाब समान रहेगा, तो ऐसे में क्या आएगा कि इन प्रक्रमों के दौरान सिस्टम का प्रेशर या दाब कांस्टेंट रहता है। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा तो उस दौरान दोनों स्टेट के प्रेशर में चेंज जीरो आएगा। हीट एक्सचेंज, सॉरी यहाँ आइसोथर्मल वाले, जब किसी सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, स्थिर दाब पे संपन्न हो रहा है वो सिस्टम, तो समदाबी प्रक्रम बोल देंगे, लेकिन उस समय उसके आयतन और टेम्परेचर वो क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं, यानी ये चेंज हो सकते हैं, या चेंज होंगे। ये कोई भी सिस्टम यदि कांस्टेंट प्रेशर पे संपन्न हो रहा है तो वहां पे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते समय उस सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसका आयतन और ताप क्या होंगे, चेंज होंगे। आगे समझ में, ये रहेगा यहाँ पे समदाबी प्रक्रम। उसके बाद देखिए थर्ड आएगा इसमें सम आयतनिक प्रक्रम। और एक बात होता है ना, इसके अंदर ये जो प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, प्रेशर के साथ साथ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या रहते हैं, कांस्टेंट होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सभी में कांस्टेंट रहेंगे, समतापी में भी मॉलिक्यूल सेम ही रहेंगे, एन और पी दोनों ही क्या रहेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे। थर्ड रहेगा अपना प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस, थर्ड रहेगा आइसोकोरिक प्रोसेस, हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, सम आयतनिक प्रक्रम, ठीक है। सम आयतनिक प्रक्रम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम यानी आयतन दोनों ही क्या रहेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन में हम ये लिख सकते हैं कि किसी भी प्रोसेस के दौरान यदि सिस्टम का आयतन कांस्टेंट रहता है तो उसे समायतनिक प्रक्रम बोलेंगे। और दूसरी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट आयतन पर संपन्न होने वाले प्रक्रम है वो क्या कहलाते हैं, सम आयतनिक प्रक्रम कहलाएंगे। वी कांस्टेंट है तो दो सिस्टम की दो अवस्थाओं के बीच आयतन का अंतर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो आयतन चेंज ही नहीं हो रहा तो आयतन में अंतर है वो भी क्या रहेगा, यहाँ पे जीरो रहेगा। एक और देखें इसके अंदर, अब ये तो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर है वो क्या होते हैं, चेंजेबल या परिवर्तनशील होते हैं।
तो सम आयतनिक प्रक्रम में आयतन तो कांस्टेंट होता है, लेकिन उसका दाब और ताप दोनों ही क्या होंगे, परिवर्तनशील होंगे। अब कोई भी कार्य किया जाता है, डब्ल्यू किए गए कार्य को हम माइनस में पी डेल वी से लिखते हैं जनरली थर्मोडायनेमिक्स में। अब पता है कि समायतनिक प्रक्रम के लिए डेल वी क्या है, जीरो है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो आयतन में परिवर्तन जीरो। जब डेल वी जीरो लिखेंगे तो डब्ल्यू क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो को पी से जितना भी प्रेशर है उसको जीरो से गुणा किया तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, जीरो की आएगी। इसका मतलब स्थिर आयतन पर किया गया कार्य शून्य होता है। हमने बताया जब कार्य में, जब यहाँ पे आयतन में ना आयतन बढ़ रहा ना कम हो रहा, तो क्या कार्य क्या किया, कार्य कुछ ही नहीं किया, तो कार्य कुछ ही नहीं किया तो कार्य क्या आएगा, जीरो। तो इसमें लिखा जाएगा कि सम आयतनिक प्रक्रम में किया गया कार्य हमेशा जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट रहेगा इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस। 4 नंबर पे लिखेंगे हम एडियाबैटिक प्रोसेस, हिंदी में नाम आएगा इसका रुदोषम प्रक्रम। एडियाबैटिक प्रोसेस यानी रुदोषम प्रक्रम। इसमें देखो क्या चीज कांस्टेंट क्या क्या होता है। रुदोषम प्रक्रम वे होते हैं जो कि जिनके लिए हीट या उष्मा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट हीट पे संपन्न होने वाले प्रक्रम रुदोषम प्रक्रम कहलाएंगे। वो किन्हीं भी दो सिस्टम में किन्हीं भी दो अवस्थाओं के बीच में हीट में डिफरेंस क्या मिलेगा, हमेशा जीरो मिलेगा। तो स्थिर उष्मा पर संपन्न होने वाले प्रक्रम रुदोषम प्रक्रम कहलाएंगे। रुदोषम प्रक्रम होते हैं उनमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज है वो संपन्न नहीं होता है। रुदोषम प्रक्रम में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट एक्सचेंज नहीं होता, तो ये आइसोथर्मल का अपोजिट प्रोसेस हो गया। क्योंकि आइसोथर्मल में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट बनाए रखने के लिए सिस्टम क्या रहेगा, इसके अंदर सिस्टम अपने सराउंडिंग से हीट का एक्सचेंज है वो कर सकता है, जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम है अपने सराउंडिंग से हीट का एक्सचेंज नहीं करता। ये दोनों में क्या रहेगा, यहाँ पे डिफरेंस रहेगा। और उसमें क्या था कि आइसोथर्मल वाले प्रोसेस में क्या था कि Q तो चेंज हो रही थी और T क्या था, कांस्टेंट था। जबकि इसमें क्या है, Q कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है तो टेम्परेचर क्या रहेगा, यहाँ पे चेंजेबल रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रुदोषम प्रक्रम के अंदर जब सिस्टम अपने सराउंडिंग से हीट का एक्सचेंज नहीं करता है तो सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा, कम होगा या ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, चेंजेबल या परिवर्तनशील होता है। और रुदोषम प्रक्रम है वो संपन्न करवाने के लिए सिस्टम को किसी आइसोलेटेड पात्र में रख करके, आइसोलेटेड कंटेनर में रख करके हम रुदोषम प्रक्रम वो संपन्न करवाते हैं। उसके बाद में कितने हो गए, 4 हो गए। 5वां रहेगा यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस। 5वां क्या रहेगा, साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम है वो रहेगा। ठीक है, अब चक्रीय प्रक्रम की डेफिनेशन क्या आती है कि यदि कोई सिस्टम, चक्रीय प्रक्रम, यदि कोई सिस्टम है उस सिस्टम में सिस्टम अपनी प्रारंभिक अवस्था ए से चला, बी में आ गया, बी से चल के सी में आ गया, सी में चल के डी में आ गया, डी से चल के वापिस किस में आ गया, ए में आ गया। अब जरूरी नहीं है ABCD 4 स्टेप बने, कितने भी अवस्थाओं से सिस्टम गुजर सकता है। ये क्या बन गया, एक साइकिल बन गया। इसमें डेफिनेशन में क्या लिखा जाएगा कि यदि सिस्टम अपनी किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के दौरान अपनी इनिशियल स्टेट से चल करके विभिन्न प्रावस्थाओं से होते हुए अंत में अपनी मूल अवस्था में जहां से वो चला था वहीं वापस आ जाता है, तो वहां पे तो उस प्रोसेस को हम चक्रीय प्रक्रम कहेंगे। यदि कोई सिस्टम अपनी प्रोसेस के दौरान या एक स्टेट में दूसरी स्टेट में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए यदि अपनी इनिशियल स्टेट ए से चल करके विभिन्न प्रावस्थाओं से होते हुए अंत में पुनः अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, तो
उस प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहा जाता है। चक्रीय प्रक्रम के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0, एंथैल्पी में परिवर्तन 0, टेम्परेचर में परिवर्तन 0 और डेल्पी में परिवर्तन, ये सारे चक्रीय प्रक्रम के लिए क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब इसके लिए हम बोले केवल स्टेट फंक्शन पढ़े थे ना, तब हमने लिखा था कि स्टेट फंक्शन जितने भी हैं उन सभी के लिए चक्रीय प्रक्रम में परिवर्तन 0 होता है, जबकि पाथ फंक्शन के लिए 0 नहीं होता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा में देखें तो ये भी क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। आगे समझ में। तो जितने भी चक्रीय प्रक्रम हैं उनके लिए ये सब वैल्यू क्या प्राप्त, जितने भी स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है, उन सभी अवस्था फलन के मान साइक्लिक प्रोसेस के लिए शून्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखें, इसमें नेक्स्ट आएगा अपना 2 प्रोसेस और बची इसमें, वो रहेंगी उत्क्रमणीय प्रक्रम यानी रिवर्सिबल प्रोसेस और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम या इरिवर्सिबल प्रोसेस। इन दोनों में एग्जाम में एक साथ में पूछा जाए तो इनका डिफरेंस आता है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल या उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे हम इसकी स्टडी डिफरेंस के रूप में ही कर लेते हैं। तो एक साइड में लिखेंगे हम यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस उत्क्रमणीय प्रक्रम, और एक साइड में हम लिखेंगे यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। एक साथ में पढ़ लेंगे दोनों का, उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। दोनों की डेफिनेशन या फिर दोनों की जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारी हम यहाँ पे एक साथ में पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में फर्स्ट क्या पॉइंट क्या लिखा जाएगा, इसके अंदर डेफिनेशन लिख देंगे इसकी। तो इसमें क्या आएगा कि यदि कोई प्रोसेस है वो संपन्न हो रही है, प्रोसेस के दौरान यदि सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ प्रत्येक क्षण एनी टाइम अपने सराउंडिंग के साथ सिस्टम क्या रहता हो, साम्यावस्था में रहता हो, और कोई भी सूक्ष्म परिवर्तन करने पर, कोई भी थोड़ा सा अपोजिट साइड से हमने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, तो सिस्टम वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब सिस्टम ए स्टेट से चला था बी में जा रहा था, ए से चला था ना, उस समय ये अपने सराउंडिंग के साथ था साम्यावस्था में, और जब तक ये बी में नहीं पहुंच जाता, ये सिस्टम अपनी दूसरी स्टेट में नहीं पहुंच जाता है, तब तक ये अपने सराउंडिंग के साथ में लगातार साम्यावस्था में बना रहता है। यदि इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, बाहर से कोई फोर्स लगा दिया जाए या परिस्थिति ऐसी कर दी जाए, तो सिस्टम क्या करेगा, वापिस अपनी बी स्टेट से ए स्टेट में आ सकता, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। तो इसी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि यदि कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते समय या किसी प्रोसेस के दौरान एनी टाइम अपने सराउंडिंग के साथ साम्यावस्था में रहता है, तब वो क्या होगा, साम्यावस्था में रहता है, और उस पे कोई सूक्ष्म बल लगाने पर यदि वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, तो ऐसे प्रोसेस उत्क्रमणीय प्रक्रम या उत्क्रमणीय प्रोसेस कहलाते हैं। अनुत्क्रमणीय की हिंदी देखो, सॉरी अनुत्क्रमणीय की डेफिनेशन क्या रहेगी, ये रहेगा यहाँ पे अनुत्क्रमणीय, और ये ठीक है। अनुत्क्रमणीय की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, यदि कोई सिस्टम है वो अपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते समय यदि वो अपने सराउंडिंग या परिवेश के साथ साम्यावस्था में तो रहता हो, लेकिन एनी टाइम नहीं रहता हो, किसी भी कुछ समय रहता हो फिर हट जाए, कुछ समय रहता हो फिर हट जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो वे प्रक्रम जिसके दौरान सिस्टम प्रत्येक क्षण अपने परिवेश के साथ साम्यावस्था में नहीं रहता है, और उसमें कोई भी चेंज करने पर परिस्थितियों में कोई चेंज करने पर यदि वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट के नहीं आता हो, तब हम कहेंगे कि वहां पे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम संपन्न हो रहा है। प्रत्येक क्षण साम्यावस्था में वापिस लौट दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकता हो उत्क्रमणीय, प्रत्येक क्षण साम्यावस्था में नहीं रहता हो, केवल एक दिशा में संपन्न होता हो, अनुत्क्रमणीय कहलाते हैं। उसके बाद में जो सेकंड डिफरेंस रहेगा दोनों में, एक तो इनकी साम्यावस्था वाला ही हो गया, सेकंड डिफरेंस देखें इसमें क्या रहेगा, सेकंड में आएगा कि जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं वो अनेक छोटे छोटे स्टेप में समूह होते हैं। उत्क्रमणीय जो है
प्रक्रम वो मैनी स्टेप में संपन्न होते हैं, कई पदों में संपन्न होंगे, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है वो एक या दो बड़े स्टेप में संपन्न होती है। तो कई छोटे छोटे स्टेप में संपन्न होते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम मैक्सिमम एक या दो बड़े पदों में संपन्न हो जाता है। इसका जो रेट होता है वो क्या होता है, स्लो रेट से। उत्क्रमणीय प्रक्रम है वो धीरे धीरे होते हैं, संपन्न होते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं वो फास्ट स्पीड से जल्दी संपन्न हो जाते हैं। फोर्थ आएगा कि उत्क्रमणीय प्रक्रम से प्राप्त कार्य क्या होता है, अधिकतम होता है, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम से प्राप्त किया गया कार्य अधिकतम नहीं होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम से प्राप्त किया गया कार्य अधिकतम रहेगा, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम से प्राप्त कार्य वो अधिकतम नहीं होता है। ठीक है, ये जल्दी संपन्न हो जाते हैं कुछ ही समय में, और इनको संपन्न होने में बहुत अधिक टाइम लगता है। ये वाला एक डिफरेंस वो इसी में आ जाएगा, स्लो रेट फास्ट रेट वाले में संपन्न हो जाएगा। ये पे जो हम बल लगाते हैं ना किसी भी सिस्टम के ऊपर, जैसे P एक्सटर्नल बाहर से बल लगा दिया, यहाँ पे P इंटरनल था, इन दोनों में चेंज है, उसको हम लिख देंगे प्लस में डेल P। तो यहाँ पे जो P एक्सटर्नल होता है वो क्या होता है, चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील होता है, जबकि इसमें ये फॉर्मूला लिखेंगे P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस माइनस में डेल P। नहीं कि एक्सटर्नल और इंटरनल में चेंज है ना, डेल P वो यहाँ पे अंतर लिखा है। और इसमें जो P एक्सटर्नल जो बाहर से बल लगाते हैं हम सिस्टम के ऊपर स्टेट में चेंज करने के लिए, वो यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ये तो यहाँ पे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर डिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और साथ में लेते हैं, कार्य और ऊष्मा, हीट एंड वर्क। एक एक नंबर में पूछ जाते हैं हीट एंड वर्क। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना हीट एंड वर्क, कार्य तथा ऊष्मा। पहले कार्य के ऊपर भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे ऊष्मा। पहले पढ़ेंगे इसमें हीट, यहाँ पे वर्क पढ़े पहले कार्य, देखिए इसमें क्या आएगा, कार्य। कार्य में आता है कि बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है, बल और विस्थापन का गुणनफल। यहाँ पे रेफरेंस में क्या रहेगा कि बल तथा विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। तो वर्क को हम W से शो करेंगे, स्मॉल w माने चाहिए कैपिटल W माने, तो W इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे W इज इक्वल टू रहेगा F इंटू में L। F का मतलब क्या है, फोर्स है, बल है, और L का मतलब रहेगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो बल तथा विस्थापन का गुणनफल है वो क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। अब फोर्स में क्या आता है, बल में, बल क्या होता है यहाँ पे P अपॉन में दाब, दाब यहाँ पे क्या रहेगा, P इज इक्वल टू F अपॉन में A। ठीक है, किसी निश्चित क्षेत्रफल है उसके ऊपर लगने वाला बल है वो क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। तो यहाँ से F का फॉर्मूला क्या बनेगा, PA। अब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, L, ये तो हो गया प्रेशर के लिए, यहाँ आता है डिस्प्लेसमेंट, L की बात आती है, यहाँ पे क्या होती है, A, किसी निश्चित क्षेत्र में होने वाला, आयतन में होने वाला चेंज, V2 माइनस V1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A डेल V, V2 माइनस V1 को क्या लिखते हैं, डेल V। अब इस फॉर्मूले में ये तो F की वैल्यू रखेंगे और ये रखेंगे इसमें L की वैल्यू, सॉरी ये इस प्रकार से नहीं है, ये आएगा इसमें कि आयतन में चेंज होता है V2 माइनस में V1, वो बराबर होता है A इंटू L के। तो डिस्प्लेसमेंट L है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल V। A इस साइड जाएगा, इसके नीचे लिखा जाएगा, डेल V अपॉन में A के बराबर रहेगा। अब देखें इन दोनों की L की वैल्यू और F की वैल्यू इस समीकरण में लिखें तो क्या बनेगी, W इज इक्वल टू F में आएगा P इंटू A इंटू में डेल V इंटू में A से A कैंसिल हो गया, तो किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P डेल V आ जाएगा। किया गया कार्य ये वाला रहेगा। अब इसमें थर्मोडायनेमिक्स में किया गया कार्य लिखे तो इसको लिखा जाता है माइनस में डेल V से, P होता है यहाँ पे क्या होता है, P एक्सटर्नल। फिजिकल के अनुसार, फिजिक्स के अनुसार तो ये रहेगा अपने
केमिस्ट्री के अनुसार W इज इक्वल टू माइनस में P डेल V। अब इसके साइन है W के, वो किस प्रकार से आएंगे, प्लस में माइनस में, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, फॉर्मूला आ गया अपना W इज इक्वल टू माइनस में P डेल V। साइन देखो किस प्रकार से आएंगे, साइन में दो प्रकार से लिखे जाते हैं। फर्स्ट केस तो क्या बनेगा, जब सिस्टम क्या कर रहा हो, कार्य कर रहा हो, सिस्टम कार्य करेगा, सिस्टम क्या कर रहा है, खुद कार्य कर रहा है, सिस्टम कार्य करेगा तो उसका जो वॉल्यूम होता है उसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, प्रसार होगा। यानी V1 से V2 आएगा तो V2 क्या हो जाएगा, बढ़ा के प्रसार होता है। तो लास्ट वाला आयतन, कोई भी प्रोसेस करने के बाद में सिस्टम में लास्ट में V2 आयतन पे आ गया सिस्टम, और सिस्टम खुद कार्य कर रहा है तो उसमें आयतन में क्या रहेगा, प्रसार होगा, प्रसार होगा तो V2 आयतन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो फॉर्मूला है माइनस में P डेल V थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री के अनुसार। तो माइनस में P, V2 माइनस में V2 क्या है, पहले से ही बड़ा है, ज्यादा में से कम को बढ़ाएंगे वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहेगा, नेगेटिव आएगा। यानी किया गया कार्य, जब सिस्टम खुद कार्य करता है तो किया गया कार्य क्या आता है, ऋणात्मक रहेगा, नेगेटिव में आता है। ये रहेगा साइन सिस्टम के लिए, कब, जब सिस्टम स्वयं कार्य करता है। नेक्स्ट केस कौन सा बनेगा, जब सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग कार्य कर रहा है। इसमें तो सिस्टम है वो कार्य कर रहा है, सराउंडिंग पे सिस्टम खुद कार्य कर रहा है। सेकंड में क्या होगा कि सिस्टम के ऊपर कार्य किया जा रहा है, सिस्टम के ऊपर कार्य कौन करेगा, सराउंडिंग या परिवेश करेगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा सेकंड केस में लिखेंगे कि सिस्टम के सराउंडिंग है, सिस्टम के ऊपर कार्य कर रहा है या सिस्टम के ऊपर कार्य किया जा रहा है। तब यहाँ पे क्या आएगा कि तब सिस्टम के वॉल्यूम या आयतन में क्या होगा, कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम या आयतन में कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होगा यानी कि आयतन कम हो जाएगा। तो फाइनल स्टेट का आयतन V2, प्रारंभिक अवस्था के आयतन V1 से क्या रहेगा, कम रहेगा। फॉर्मूला था W इज इक्वल टू माइनस में P डेल V, यहाँ पे आएगा माइनस में P V2 माइनस में V1। अब V2 माइनस में कम में से ज्यादा घटाएंगे, माइनस में आएगा, माइनस माइनस क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तब हम क्या लिखेंगे कि जब सिस्टम के ऊपर बाहर से कार्य किया जाता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। सिस्टम के ऊपर बाहर से कार्य किया जाता है तो किया गया कार्य यहाँ पे क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। उसके बाद में सेकंड हम पढ़ेंगे यहाँ पे हीट या उष्मा, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। W यहाँ पे क्या होता है, पाथ फंक्शन कहलाएगा। देखिए इसमें हीट की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, तो हीट डेफिनेशन आएगी इसके अंदर कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ताप का जो डिफरेंस होता है किसके कारण से होता है, या तो सिस्टम से हीट सराउंडिंग में चलेगी या सराउंडिंग से हीट है वो किस में आ गई, सिस्टम में होगी। तो इसमें लिखा जाएगा सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ताप के अंतर होने, ताप में अंतर होने के कारण या तापांतर के कारण से सिस्टम से सराउंडिंग में जाने वाली या सराउंडिंग से सिस्टम में आने वाली ऊर्जा है वो क्या कहलाती है, हीट कहलाती है। तो तापांतर के कारण सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में प्रवाहित होने वाली या एक्सचेंज होने वाली ऊर्जा है वो हीट या उष्मा के नाम से जानी जाती है। अब इसके Q से डिनोट करेंगे, साइन क्या रहेंगे इसमें, तो साइन में आता है कि जब सिस्टम से उष्मा सराउंडिंग में जाती है तो वो लिखी जाएगी नेगेटिव में। इसमें उष्मा है वो सिस्टम से कहाँ जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है, तब तो ये आएगा नेगेटिव में। और यदि सराउंडिंग है, परिवेश है, उससे उष्मा सिस्टम में आ रही है, सिस्टम को उष्मा मिल रही है बाहर सराउंडिंग से, तब उष्मा किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। और उष्मा से भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर प्रवाहित होती है। उष्मा हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ प्रवाहित होती है। इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा कि यदि सराउंड सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है तब तो उष्मा सिस्टम से सराउंडिंग में आएगी, और यदि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उष्मा सराउंडिंग से सिस्टम में आती है। यानी जो उष्मा है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर प्रवाहित होती है। अब हम यूनिट पढ़ेंगे हीट और वर्क की यूनिट। हीट और वर्क यूनिट में आती है कैलोरी। कैलोरी को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे हम, तो कैलोरी में क्या आता है,
कैलोरी में आता है कि किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होती है, 1 कैलोरी होती है। किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, 1 कैलोरी के नाम से जानी जाती है। अब हीट और कार्य की जो मात्रक है उसमें देखो क्या रहेंगे, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू होता है 1 जूल के, जूल और न्यूटन मीटर की वैल्यू इक्वल रहती है, और 10⁻⁻⁷ के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सबसे छोटी, सबसे जो बड़ी यूनिट्स होती है इसमें हीट और वर्क की वो रहेगी न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर सबसे बड़ी वैल्यू है, उससे छोटी रहेगी 1 जूल वाली, और उससे छोटी रहेगी कौन सी, 1 अर्ग वाली। न्यूटन मीटर आ गया, 1 जूल आ गया, सबसे बड़ी होती है 1 लीटर एटीएम। एक और रहेगी इसमें, वो क्या रहेगी, 1 लीटर एटीएम। लीटर को खुद ही क्या हो गया, 10⁻³ हो गया ना, 1 लीटर एटीएम। 1 न्यूटन मीटर, उससे कम 1 जूल वाली, सबसे छोटी होती है 1 अर्ग वाली। और 1 कैलोरी बराबर क्या होता है अपना, 4.18 जूल, या फिर इसको 1 को हम 2 माने तो 4.2 जूल भी इसकी वैल्यू हो सकती है। ये सारे के सारे किसके रहेंगे, हीट और वर्क की यूनिट्स हैं वो लिखी जाएंगी। आगे समझ में। या फिर हम इसमें 1 लीटर एटीएम है, इसके इक्वल माने तो 101.3 जूल के बराबर है, ये लिखा जाएगा। और जूल के बराबर ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 101.3 इंटू 10⁻⁻⁷ अर्ग हो। ये सारे कुल मिला के रहेंगे हीट और वर्क के यूनिट्स या इकाई रहेंगी। ठीक है, ये हो गया कार्य और ऊष्मा कंप्लीट। आज के लिए इतना। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक के लॉ है, ऊष्मागतिकी के नियम है, वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना।